गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है हमारा आज की केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें आपको हम पढ़ा रहे थे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपने इससे पहले की क्लास में पढ़ लिया था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक क्रिया क्यों होती है, यहां तक बता दिया था। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। आज आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कि हम रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, सीधी बात, रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन के बाद जो अभिकारक होता है उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। वो परिवर्तन क्या थे? अवस्था भी बदल जाती है, ताप में भी कुछ परिवर्तन आता है, रंग में भी परिवर्तन आता है, और एक आपका कौन सी थी बताइए, चार बताए थे परिवर्तन जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसमें एक आपका था, हाँ, गैस भी निकल सकती है, गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन। देखिए, जब कोई रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया के दौरान जैसे मान लीजिए आप लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो भोजन पचता है, भोजन एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से पचता है, भोजन पचता है, रासायनिक क्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने ठोस भोजन खाया था, कैसा किया था, ठोस भोजन किया है ना, अब वो एक लिक्विड में परिवर्तन हो गया, भोजन की अवस्था बदल गई है। दूसरी चीज, ताप में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब अंदर जाएगा, आपके पेट के अंदर भोजन का पाचन होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन क्रिया होगी। क्या होगी? ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान ताप में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए किसी इंजन में आपने डीजल या पेट्रोल भरा, अब ऊष्मा निकलती है, कब निकलेगी? जब वो जलेगी। कौन? जब जैसे कि जलती डीजल या पेट्रोल जलता है तब उसमें से क्या ऊष्मा निकलती है, गैस भी निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस, धुएं के रूप में निकलती है। और जब उसमें ऊष्मा निकलती है तो इंजन गर्म होता है ना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब भोजन पचेगा तब आपके भोजन जो अंदर है उसके ताप में परिवर्तन। और दूसरी चीज, गैस भी निकलेगी। हाँ, निकलती है CO2। हम लोगों का जब भोजन का पाचन होता है तो हमारे अंदर से CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना। हम लोग भी CO2 गैस निकालते हैं श्वसन क्रिया के दौरान और पाचन क्रिया के दौरान। क्लियर? आगे बात, श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस बाहर निकालते हैं। बात कर रहे हैं तब भी CO2 गैस निकल रही है, ठीक है ना। बात करते हैं, श्वसन क्रिया होती है तब भी CO2 गैस बाहर निकलती है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे गाय का गोबर आपने देखा, गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। उपले सूखने के बाद जब उसे आप जलाते हैं, अब समझिए जलने पर क्या होता है, जलने पर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस होता है। और बाद में जब जल जाता है, क्या वो ठोस रहता? नहीं रहता, राख बन जाती है। दूसरी चीज, ताप में परिवर्तन हो जाता है, जलेगा उस समय तापमान उपलों का ज्यादा होगा तभी तो जलेंगे। तीसरी चीज, ऊष्मा भी निकल सकती है, ताप में परिवर्तन, ऊष्मा भी निकलती है। जब ऊष्मा निकलती है उसी के साथ क्या निकलती है? गैस भी निकलती है, CO2 गैस निकलती है, धुएं के साथ निकलती है ना। हाँ, और रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। उपले कैसे हैं, फिर राख बनने के बाद क्या रंग आ जाता है, होता है ना। एक जनरली चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक कार्बन, हम सबसे जान देते हैं, एक कार्बन लिखा है, एक कोयला है, मैंने कोयला लिख दिया। कोयले की अवस्था कौन सी लिखी? ठोस अवस्था। कोयले की कौन सी अवस्था लिखी? ठोस अवस्था।
कोयला अभी एस का मतलब है सॉलिड ठोस अवस्था में। जब हम इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाएंगे। जलने के बाद कोयला क्या देगा, ऊष्मा देगा। क्यों भाई बताइए, जलने के बाद कोयला क्या देगा, ऊष्मा देगा, निकलेगी ऊष्मा। तो तापमान में परिवर्तन होगा तभी तो ऊष्मा निकलेगी। जब तापमान बढ़ेगा तभी तो ऊष्मा निकलेगी। कोयला जलेगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान में परिवर्तन होगा। देखिए तापमान में परिवर्तन होगा ना। तापमान में परिवर्तन होने के बाद उसके साथ में कुछ ऊष्मा निकलेगी और CO2 गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए यहाँ पे इन दोनों के मिलाने से CO2 गैस, ये CO2 गैस भी निकल जाती है। देखिए निकली है। कोयले को हमने जलाया कब, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या हुआ, ये ठोस था, ये गैस थी। अब इन दोनों के मिलने से देखिए क्या बना, CO2 गैस। ये जलने के बाद कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे बात समझ में यहां तक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, कि रासायनिक समीकरण लिखते क्यों हैं, ठीक है ना। देखो, अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। यदि आप कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, देखिए बच्चों, यदि आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहली बात है, हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, अभिकारकों व उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने अभिकारक आपके सामने लिखा है CH4, क्या लिखा, CH4, ये एक अभिकारक है। देखिए अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। यदि आपको अभिक्रिया और उत्पादों के रासायनिक सूत्र ज्ञात होंगे, उनके नाम और सूत्र, तभी आप लिख पाएंगे रासायनिक समीकरण। क्लियर बच्चों, आप कब लिख पाएंगे रासायनिक समीकरण, जब आपको अभिकारकों व उत्पादों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र याद हों। केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र का मतलब केमिकल फार्मूला। जैसे मान लीजिए सूत्र क्या है, जल का सूत्र H2O, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, है ना, तेजाब का सूत्र H2SO4। अगर इसी प्रकार से आपको केमिकल फार्मूले पता होने चाहिए और उनके नाम पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, समीकरण में पदार्थों को सदैव अणु सूत्र के रूप में लिखते हैं। इसमें समीकरण में पदार्थों को सदैव अणु सूत्र के रूप में लिखते हैं। एक परमाणुक तत्व को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। एक परमाणुक अणु तत्व को उनके प्रतीकों द्वारा, जैसे कोई धातु आ जाए K, पोटेशियम, पोटेशियम के रूप में लिखेंगे, पोटेशियम को K के रूप में लिखेंगे, फास्फोरस को P के रूप में लिखेंगे। तो ये सभी एक परमाणु तत्व इन्हें प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। यहां जैसे लिख सकते हैं, जैसे पोटेशियम और फास्फोरस और सोडियम, इन्हें कैसे लिखेंगे बताइए, इन्हें लिखेंगे प्रतीक के रूप में, ठीक है ना। अगर कोई द्विपरमाणु अणु है तो उसे हम द्विपरमाणु अणु आता है, यदि द्विपरमाणु अणु आता है आपका, देखिए यदि कोई दो परमाणु अणु आता है तो हम लिख सकते हैं, यदि दो परमाणु अणु आता है तो लिखते हैं Cl2 N2 O2, ये दो परमाणु अणु होते हैं, ठीक है ना। यदि दो परमाणु अणु आते हैं तो उन्हें इस रूप में लिखा जाता है Cl2 N2 O2, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, बात आ गई समझ में, क्यों भाई, बात समझ के आई आपको। हाँ, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया बता रहे थे, अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। क्लियर। समीकरण में पदार्थों को सदैव अणु सूत्र के रूप में लिखते हैं। एक परमाणु अणु तत्व को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, और द्विपरमाणु अणुओं को Cl2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर। जैसे कि एक मैं आपको रासायनिक समीकरण समझा रहे हैं, देखिए कैसे लिखते हैं।
मान लीजिए कोई एक समीकरण मुझे ज्ञात है, मुझे पता, आप लोग जानते हैं कि एक मेथेन एक नाम है एक गैस का। क्या नाम है? एक गैस का नाम है मेथेन, जिसका अणुसूत्र क्या है? CH4। अणुसूत्र क्या है? CH4। जब इसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन गैस को जलाएंगे या इसका दहन होगा, मीथेन गैस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होगा तो पता है नया आने वाला पदार्थ क्या बनेगा। देखिए क्या बनता है, जब इसके साथ दहन होगा, जलेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन से यहां इस तरीके से रासायनिक क्रिया होगी तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां देखिए आप, हाइड्रोजन कितना है? 4 है, 4 हाइड्रोजन है ना। अब यहां देखो, अब CO2 तो बन चुका है, अब 4 हाइड्रोजन बचा है, वो भी जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए मेथेन गैस जैसी ऑक्सीजन के साथ जलेगी तो कार्बन यहां से ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पे क्या बचा? हाइड्रोजन। क्या बचा? कितना हाइड्रोजन? 4। अब बताइए 4 हाइड्रोजन नहीं अकेले लिखे जा सकते, क्योंकि अकेला इस प्रोडक्ट में, इस अभिकारक में, ये पदार्थ है ना मीथेन गैस, ये बताइए मीथेन गैस क्या अकेला कार्बन ही जल रहा है? इसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी तो है। जब किसी गैस को जलाते हैं आप तो वो जलती है, उसके साथ में कार्बन ही नहीं जलेगा, क्या जलेगा? हाइड्रोजन। क्यों? अगर कार्बन अकेला जलता तो बहुत ज्यादा CO2 गैस निकलती, बहुत ज्यादा धुआं निकलता। जैसे आप किसी लकड़ी को जलाइए, उपलों को जलाइए, कोयले को जलाइए, तो पता है वहां क्या अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कितनी मात्रा में? अधिक मात्रा में, क्योंकि वहां बनने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं, वहां केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा ही निकलेगी, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। कोयला जलाएंगे, है ना, या किसी तेल को जलाएंगे, पेट्रोल वगैरह जलाएंगे, ठीक है ना, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? केवल धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में। यदि आप जब किसी गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, किसी गैस को, जैसे मैं मीथेन गैस को जला रहा हूं, ठीक है ना, इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है। जब हाइड्रोजन है तो इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम निकलती है। जैसे आप LPG गैस लीजिए, घर पे खाना बनाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है ना। CNG है, शहरों में, महानगरों में क्यों इशू की गई? कि वहां प्रदूषण कम फैले, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, इसीलिए डीजल और पेट्रोल जलाने से मना किया गया है गाड़ियों में, केवल आप CNG गैस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां CNG जो गैसें जलती हैं, गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब धुआं कम निकलता है। आगे बात समझ में? इसीलिए जब हम गैस को जलाएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकलेगा, वो तो निकल गया। अब हाइड्रोजन जो बचेगा वो भी तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा बच्चों? जल। क्या बना देगा? जल, पानी। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 4। तो देखो मैंने 2 दूने 4 गुणा कर दिया 2 का। ऑक्सीजन कितना? 2 और 2 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। अब मुझे इसे बैलेंस करना होता है। इधर 4 हाइड्रोजन हैं, सॉरी 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितने? केवल 2। तो हम इसमें तो यहाँ 3 नहीं कर सकते और यहाँ 4 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2 होता है, उसे हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। CH4 मेथेन का सूत्र हम यहाँ पर CH6 नहीं कर सकते, CH8 नहीं कर सकते। बात समझे? यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन का गैस O2 है, से हम O3 ऑक्सीजन नहीं लिख सकते, क्योंकि दूसरी गैस बन जाएगी, ओजोन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बदलाव करेंगे तो दूसरा पदार्थ बन जाएगा। बात समझे? इसीलिए यहाँ O2 ही रहेगा ऑक्सीजन। यदि मुझे इसे संतुलित करना है, इधर की संख्या और इधर की बराबर करनी पड़ती है, तभी संतुलित समीकरण बनता है, ठीक है ना, तभी वो समीकरण बैलेंस होता है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, तो बराबर कितना? 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन हो गया था। देखिए 2 इसमें और 2 इसमें, कितने होगा? 4 ऑक्सीजन। यहाँ कितने? 2। हम ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पर आगे 2 का गुणा कर सकते हैं। ये मेथड कितना बढ़िया है ना? बताइए, ये मेथड कितना बढ़िया है। 4 ही ऑक्सीजन चाहिए थे, 2 2 4 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 2 दूना 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। हम अणुसूत्र में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम अणुसूत्र नहीं बदल सकते हैं किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना।
अर्धसूत्र नहीं बदल सकते, केवल अर्धसूत्र की मुख्य संख्या में गुणा या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? बताइए, समझ में आया? नोट कीजिए इसे। देखिए बच्चों, समीकरण लिखने की, रासायनिक समीकरण लिखने की दो विधियां हैं। पहली विधि की बात करते हैं, ढांचा समीकरण विधि। ढांचा समीकरण विधि क्या होती है? ढांचा समीकरण विधि का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में अभिक्रिया है, केवल उसमें इसके आगे वाली साइड में, जिसे हम कहते हैं दायां भाग, दाएं साइड में अभिकारक लिखेंगे और बाएं साइड में उत्पाद लिखेंगे। क्लियर? दाएं साइड में अभिकारक और बाएं साइड में उत्पाद। ढांचा समीकरण में जो जैसा दिया होता है हम उसे संतुलित नहीं करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर? लेकिन आप देखें यहां मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, तो मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1 अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां 1 है और यहां 2 है। ठीक है ना? लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन गैस है, हो गया H2O। लेकिन H2O तो बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें मिली तो H2O तो बना, जल तो बना, लेकिन अब इनके परमाणु संतुलित नहीं है। क्यों? यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2, यहां ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन बैलेंस है, अनबैलेंस है, अनबैलेंस मतलब संतुलित नहीं है। यहां 2 है, यहां 1 है। ठीक है ना? इसे ढांचा समीकरण कहते हैं। बैलेंस नहीं करेंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाएंगे। यहां देखिए नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1 रह गया, तो ये संतुलित नहीं है, केवल ये ढांचा समीकरण है। लेकिन अब बताओ यार, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या है कि मैंने यहां नाइट्रोजन 2 लिखे थे, उसमें 2 कहां, 1 कहां चला गया नाइट्रोजन? और हाइड्रोजन, यहां तो 2 ही परमाणु थे और यहां हाइड्रोजन के 3 हो गए। ऐसा कैसे हो गया? ये भाई सोचने वाली बात नहीं है। आप सोचो ना, यहां नाइट्रोजन 2 था और अमोनिया गैस का सूत्र हम जानते कि NH3 होता है। क्या होता है? NH3। और जल का सूत्र पता है तुम्हें, H2O होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO होता है, जो बना हुआ है। लेकिन जब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मुझे मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम के वायर को या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो MgO होता है। लेकिन हुआ तो यार ऐसा है, ऑक्सीजन यहां 2 था, यानी कैसे रह गया? इसलिए रह गया, मुझे क्या पता। हमारा तो फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। अब आप सोचने वाली बात है, सोचिए, एक ऑक्सीजन गया तो गया कहां? बात समझ आई? ऑक्सीजन गया कहां? देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार एक नियम होता है, अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर ही रहेगी। जो अभिकारक आप लेंगे उतनी मात्रा में उत्पाद बनेगा। समझ में आया है? ना तो उसका नाश होगा, ना वो उत्पन्न होगा। बात समझिए, ना उसका नाश होगा जो यहां ऑक्सीजन है, और ना ही नया उत्पन्न होगा। वो है तो इसी में, अब मुझे उसे ढूंढना है। बात समझे? उसे हम ढूंढ के बराबर करेंगे, तब वो कहलाएगा संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगा? हाँ, जब ये देखिए, अभी तो आपको पता है NH3 अगर हम कहें यहां पे N2H3 कर दें तो ये सूत्र ही नहीं होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। हम बदल तो सूत्र तो भाई नहीं बदल सकते। अब H2O जल का सूत्र है, क्या मैं H3O लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। जो सूत्र है वो वही रहेंगे, केवल हम क्या करेंगे, इनकी संख्या बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो हम उसे कहेंगे संतुलित समीकरण। ठीक है ना? तो ढांचा समीकरण में ये लिख लीजिए, फिर हम संतुलित समीकरण बताते हैं। नोट कीजिए। देखिए बच्चों, आपने ढांचा समीकरण समझ लिया। अब बात करते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है? जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले व बाद में बराबर रहती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। बात को समझिए, जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या
अभिक्रिया के पहले, मतलब अभिक्रिया होने से पहले, यहां देखिए ये अभिक्रिया होने से पहले की स्थिति है। जब इधर बनेगा ये अभिक्रिया होने के बाद की स्थिति है। अभिक्रिया होने की पहले की स्थिति ये अभिकारक है, ये अभिकारक है। अभिक्रिया होने के बाद क्या मिलेगा? उत्पाद। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। ये उत्पाद है। तो अभिक्रिया के होने से पहले की स्थिति जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले व बाद में बराबर हो रहती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। अभिक्रिया से पहले देखिए Mg1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ Mg1 है, यहाँ O2 2 है, लेकिन हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र नहीं बदल सकते। क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम 2 का यदि गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 और यहाँ भी 2 हो गए। Mg कितना हुआ? 2, यहाँ 2 का गुणा करो, Mg भी 2 हो गया। अब बताओ बात समझ में आ गई? बताइए बात समझ में आई क्या बच्चों? समीकरण समझ में आया संतुलित? यहां देखिए अब बराबर Mg2 ऑक्सीजन 2 हो गया संतुलित समीकरण। अब इसको देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना देता है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहां 1 है। क्या करेंगे बताओ? अब क्या करें बोलो आप? नहीं, जल के पूरे अणु में 2 का गुणा, H2O में 2 का गुणा। अभी मैंने क्या ऊपर किया था? MgO में 2 का गुणा किया था। तो क्या करेंगे अब? H2O में 2 का गुणा। देखो ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, कोई बात नहीं, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हम क्या करेंगे? यहां भी 2 का गुणा कर दे। बताओ बराबर हुए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 हुआ बैलेंस? बताइए बराबर हुआ? बैलेंस का मतलब होता है जब तक आप देखिए बैलेंस इसके तुला बोलते हैं, तुला ही बैलेंस कहलाती है। जब किसी चीज को तोलते हैं तो उसके बिल्कुल मिडिल में पकड़ते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। वहीं पर पकड़ा जाता है। जब तक आप दोनों तरफ वेट बराबर नहीं होता तब तक एक ऊपर या नीचे रहेगा, वो रहता है। और इसी प्रकार से जब तक समीकरण बैलेंस नहीं होगा जब तक ये ऊपर नीचे रहेगा। समीकरण बैलेंस का मतलब है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होना। जितने परमाणु इधर हैं उतने परमाणु इधर होने चाहिए। ठीक है ना। यहाँ 2 परमाणु Mg हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। बताइए हुआ संतुलित समीकरण। अब बात करते हैं तीसरे समीकरण की। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों मिलकर नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो हमेशा अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है? अमोनिया गैस। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस होती है NH3। अब संतुलित कीजिए, नाइट्रोजन कितना है बच्चों? 2, यहाँ कितना है? 1। क्या करें बताइए? क्या करें? 2 का गुणा कीजिए, हो गया नाइट्रोजन बराबर। अब हाइड्रोजन देखो कितना हो गया? 2 3 6 हो गया हाइड्रोजन। यहां कितना है? 2 है। ये भी कर लो, मतलब यहां हम 6 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, सूत्र नहीं हाइड्रोजन गैस का बदल सकते, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? बराबर करने। अगर मैं यहां 3 का गुणा कर दें तो 3 दूना 6 हो गया। हुआ ना। यही संतुलित समीकरण है। नोट कीजिए, समझ में आया? नोट कीजिए। जैसे कि बच्चों प्रश्न, इस रासायनिक समीकरण से किस प्रकार बनेगा? प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम क्यों करें? बात आती है क्यों हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें? भाई ढांचा समीकरण मैंने पढ़ लिया, अब ये जरूरी है कि हम संतुलित समीकरण करें? हां जरूरी है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। देखिए बात फिर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, जो उत्पाद तत्व होते हैं उनका कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए ढांचा समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। बात यह है, जैसे भी हम आपको बता रहे थे, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने लिया था, ठीक है ना, जैसे सिंपली समझिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जैसे आप लेते हैं, हम यहां MgO लिख देते हैं। अब बताइए, ये कह रहा है आप उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, यहां है ही नहीं। ऑक्सीजन 1 है, Mg 1 है, यहां ऑक्सीजन Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अब इसके अनुसार देखें तो किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। मतलब यहां जो ऑक्सीजन था एक ज्यादा, इधर है नहीं, तो उसका विनाश तो हुआ नहीं भाई, इसका विनाश तो हुआ नहीं। कह रहा है ना तो उसका निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब यहां 2 ऑक्सीजन था तो यहां 1 रह गया है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का विनाश हुआ ही नहीं, तो ऑक्सीजन इसी में है ना, इसी में ऑक्सीजन है, रिएक्शन में ही ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो हम उसे संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है, ढांचा समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार क्या ना तो द्रव्यमान में किसी भी पदार्थ उत्पाद का नया निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। जितना प्रारंभ में अभिकारक होंगे उतने ही उत्पाद में परमाणु या अणु मिलेंगे, क्लियर, उतना ही पदार्थ मिलेगा। तो इसीलिए इसे बैलेंस करना जरूरी होता है। देखिए Mg1 ऑक्सीजन 2 यहां 2 तो यहां 2 का गुणा कर देंगे, क्लियर, इसी को संतुलित समीकरण कहा जाता है, क्लियर है। और एक रिएक्शन के देखिए, जैसे भी आपको एक देखिए, जैसे बेरियम सल्फेट, ये BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है। जब ये सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर लेता है NaCl, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब ये सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर लेगा तो क्या होगा, यहां बनेगा, देखिए यहां पर बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या बनेगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड, और बचेगा सल्फेट और Na, तो बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। बात को समझिए, यहां देखो Ba1 था, यहां Ba1 लिख लिया, यहां क्लोरीन 1 है लेकिन मैंने 2 लिख लिया। क्यों, हमें पता है बेरियम क्लोराइड का सूत्र बच्चों BaCl2 होता है। अब मैं यहां लिखेंगे BaCl, ये होता ही नहीं है। और सूत्र बनाना आप कक्षा 9 में सीखते हैं कि उनकी संयोजकता का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है परमाणुओं की या ऑक्सीकरण अवस्थाओं का, तो उससे हम और सूत्र का निर्माण करते हैं। तो यहां हम जानते हैं बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है ना। इस तरीके से Ba की वैलेंसी कितनी है, 2 है, 2 वैलेंसी होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है BaCl2। ऐसे बेरियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसीलिए हमने बैलेंस किया, यहाँ पे Na2Cl के लिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सोडियम भी देखो, तो Na भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो बन गया ये अवक्षेप के रूप में आ गया बेरियम क्लोराइड। कर लो रिएक्शन लिखो इसे, इन दोनों रिएक्शन को लिख लीजिए, नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए। कंप्लीट, आज का आपका टॉपिक फिनिश हुआ है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि हमने आपको 2 विधियां लिखा दी हैं, ढांचा समीकरण और संतुलित समीकरण। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स। ओके, थैंक्स।